Good afternoon, friends. Welcome to our YouTube channel, Mechanical Engineering Classes. I am Prince Tyagi, lecturer mechanical. So, friends, आज हम बात करेंगे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के फील्ड में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं या जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे. सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी जो लेटेस्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा. सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं. As we know that refrigeration and air conditioning system consume a lot of power. So with the technological advance and emphasis on sustainable development, efforts are being made to minimize the power consumption per ton of refrigeration effect, and also to make the refrigeration and air conditioning system more eco-friendly. सो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं कि जो एसी है या रेफ्रिजरेशन या इस तरह के जो भी इक्विपमेंट्स हैं जो कूलिंग के लिए हम यूज करते हैं, या फिर हीट पंप हो गया जिसको हम विंटर में हीटिंग के लिए यूज करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा पावर कंज्यूमिंग होते हैं. और इससे हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बहुत ही ज्यादा आता है. तो इस चीज के ऊपर जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और इनोवेशंस हो रहे हैं, तो उसका जो असर है वो आरएसी फील्ड में भी, रेफ्रिजरेशन फील्ड में भी है. तो वहां पे भी कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजीज लगातार आ रही हैं. दूसरा, पिछले कुछ समय से एक टर्म आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसका मतलब होता है कि जो हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो हम एनवायरनमेंट की जो भी रिसोर्सेज एनवायरनमेंट से लेते हैं उनको यूज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट वी शुड गिव द सेम सिमिलर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू द नेक्स्ट जनरेशन. मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वो किसी भी तरीके से डिग्रेड ना हो. हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ रिसोर्सेज छोड़ें. ऐसा नहीं है कि हम अपने ही जनरेशन में सब कुछ खत्म कर दें. तो इस तरह के जो डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो आगे भी सस्टेन करें, आगे भी चलते रहें. सो फ्रेंड्स, इस ही दिशा में जो हमारे कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे. इनमें से जो कुछ है हमने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, ऑटो डिफ्रोस्टिंग है, ब्लास्ट कूलिंग है और स्टार रेटिंग है. ये जनरली मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने ये सुने होंगे नाम. सो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं. तो पहला है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी. इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ये नाम आपने जब एसी के लिए, अगर आपने हाल फिलहाल में कभी एसी खरीदा हो तो तब जरूर सुना होगा कि इन्वर्टर एसी भी अवेलेबल है आजकल मार्केट. सो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है? दिस इज वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन एयर कंडीशनिंग फील्ड. जैसे कि मैंने बताया, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है. इन एन इन्वर्टर एसी, स्पीड ऑफ कंप्रेसर मोटर इज कंट्रोल्ड सो एज टू रेगुलेट द टेम्परेचर कंटिन्यूसली. इन्वर्टर एसी में क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर है उसका जो स्पीड है, यानी कि जो उसके आरपीएम है, वो कंट्रोल किए जाते हैं, जिससे कि हम जो हमारा कंडीशनड स्पेस है या रूम है उसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सके. दिस टेक्नोलॉजी यूजेस ए वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर एंड सेव्स अप टू 50% ऑफ पावर इन कंपेरिजन टू नॉन इन्वर्टर एसी. जो ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, इसमें जो वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर हम यूज करते हैं, कि ऐसा कंप्रेसर होता है जिसकी स्पीड कम या ज्यादा की जा सकती है. इसके लिए हमको मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती. एसी में अंदर ही पूरा एक कंट्रोल सर्किट बना होता है जो खुद ही सेंसर्स की मदद से डिसाइड करता है कि कंप्रेसर की स्पीड कितनी होनी चाहिए, और उसको कम ज्यादा करता रहता है. इसमें किसी भी मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती. एंड जो ये टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से हम लगभग 50% तक बिजली बचा सकते हैं. किसके कंपैरिजन में? जो हमारे नॉन इन्वर्टर एसी हैं, जो अभी तक कुछ समय पहले तक हम यूज कर रहे थे, जो नॉर्मल एसी आते हैं, उनके कंपैरिजन में ये टेक्नोलॉजी लगभग 50% तक जो पावर कंजप्शन है उसको कम कर देती है. सो फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि इन दोनों में फर्क क्या है. मेजर डिफरेंस इन रेगुलर एसी एंड इन्वर्टर एसी. ऐसा जो ये हमने बात किया कि 50% तक पावर रिडक्शन होता है, तो ये किस तरीके से हमको मिलता है? इन रेगुलर एसी द कंप्रेसर इज आइदर ऑन और ऑफ. जो हमारा रेगुलर एसी होती है उसमें कंप्रेसर की दो ही कंडीशन होती है, या तो वो ऑन होगा या फिर वो ऑफ होगा. इट वर्क्स ऑन फुल कैपेसिटी. जैसे ही ऑन होगा और जब तक भी वो चलता रहेगा वो अपनी फुल कैपेसिटी पर रन करेगा. अगर उसके आरपीएम 3000 है
तो पूरा साइकिल में वो 3000 आरपीएम तक पे ही चलता रहेगा। व्हेन ए रेगुलर एसी इज स्विच्ड ऑन, हम शुरू से अगर किसी एसी को ऑन करेंगे तो कंप्रेसर स्टार्ट होगा अपनी फुल कैपेसिटी पे एंड कंटिन्यू टू रन टिल द डिजायर्ड टेम्परेचर इज अचीव्ड इन द रूम एंड कंप्रेसर इज टर्न ऑफ। तो क्या होगा, हमने कंप्रेसर को एसी को ऑन किया, उसके बाद कंप्रेसर ऑन होगा और वो अपनी फुल कैपेसिटी पे रन करेगा और जब तक रन करता रहेगा कि जो भी टेम्परेचर सेट किया हुआ है हमने एसी में, जो रूम में हमको चाहिए, जब तक वो रूम में टेम्परेचर अचीव नहीं हो जाता तब तक वो चलता रहेगा। मान लीजिए हमने 24 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सेट किया हुआ है रूम के लिए, तो एसी हमारा जो कंप्रेसर है एसी जब तक चलता रहेगा जब तक रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है। एक बार वो टेम्परेचर अचीव हो गया तो जो सेंसर लगा हुआ होता है वो इनपुट देगा एसी के कंट्रोल स्विच को कि टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो गया है और कंप्रेसर को बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अगेन टेम्परेचर ऑफ रूम स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अब क्योंकि एसी का जो कंप्रेसर बंद हो चुका है, कूलिंग नहीं हो रही है, ऐसे केस में सिर्फ ब्लोअर चलता रहता है, हवा सिर्फ सर्कुलेट हो रही है, तो क्या होगा, धीरे धीरे रूम का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ लोग बैठे हैं, उनसे कुछ ना कुछ हीट निकल रही है लगातार। उसके अलावा बाहर की जो हमारी वॉल्स हैं, रूफ है, विंडोज हैं, उन सब से कुछ ना कुछ हीट अंदर रूम में इन्फिल्ट्रेट होती है या अंदर आती रहती है। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में काफी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो इन सब की वजह से रूम का टेम्परेचर बढ़ता है और जैसे ही ये एक प्रीसेट वैल्यू होती है एसी में 1 या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जैसे ही हमारा जो डिजायर्ड टेम्परेचर है, यानी जैसे हमने 24 डिग्री सेल्सियस हमने माना था, जैसे ही वो 25 या 25.5 तक जाएगा हमारा कंप्रेसर दोबारा ऑन हो जाएगा और ये साइकिल बार बार चलती रहेगी। ऑन हुआ, फिर से वो 24 डिग्री सेल्सियस पे आएगा रूम टेम्परेचर, कंप्रेसर बंद हो जाएगा, फिर हीट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा रूम में और जैसे ही वो डिजायर्ड टेम्परेचर से 1-1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा फिर से कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। सो ये बार बार कंप्रेसर ऑन ऑफ का जो प्रक्रिया है ये चलती रहती है। जबकि इन्वर्टर एसी में क्या होता है, while in inverter AC compressor is not turned on and off continuously. Once the compressor is switched on, it starts at full capacity till desired temperature is reached. यहां तक तो हमारा रेगुलर एसी के जैसा ही है कि हमने इन्वर्टर एसी को ऑन किया, कंप्रेसर ऑन हुआ, वो फुल कैपेसिटी पे रन हुआ और जो हमारा डिजायर्ड टेम्परेचर था वहां तक रूम जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो चलता रहेगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे भी 24 डिग्री सेल्सियस ही रूम का टेम्परेचर रखा हुआ है, तो तब तक वो कंप्रेसर ऑन रहेगा और कूलिंग करता रहेगा। अब जैसे ही 24 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर आ गया है, देन आफ्टर दैट कंप्रेसर कंटिन्यू टू रन एट लोअर स्पीड टू मेंटेन द रूम टेम्परेचर। अब जो हमारा कंप्रेसर है, जो एसी में कुछ ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं जिससे वो सेंस करता रहता है और जो कंप्रेसर है उसका स्पीड को कम कर देता है एक मिनिमम स्पीड पे। मान लीजिए उसकी फुल जो आरपीएम है 3000 है, देन वो उसको पहले 2000 तक कम करेगा और उसको चलाएगा। अब वो देखेगा कि टेम्परेचर जो है 24 डिग्री सेल्सियस से कम तो नहीं हो रहा है, अगर मेंटेन है तो 2000 आरपीएम पे चलता रहेगा। अगर टेम्परेचर 24 से नीचे जाता है इसका मतलब हीट लोड जो है रूम में कम है, तो वो कंप्रेसर के आरपीएम को फिर और कम कर देगा, मान लीजिए 1000 कर देता है और फिर से वो देखेगा अगर टेम्परेचर फिर भी नीचे जा रहा है तो वो आरपीएम जो है उसके कंप्रेसर के और कम कर देगा, मान लीजिए 500 कर देगा, लेकिन जो कंप्रेसर है उसको बंद नहीं करेगा, वो कम आरपीएम पे लगातार चलता रहेगा। द स्पीड ऑफ कंप्रेसर इज इंक्रीज्ड और लोअर्ड एज पर कूलिंग लोड रिक्वायरमेंट इन द रूम। सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर रूम में जो हमारा लोड है, कूलिंग लोड या जो हमारी हीट जनरेट हो रही है वो कम है तो आरपीएम कम हो जाएंगे। जैसे ही मान लीजिए दरवाजा खुला या कुछ एक्स्ट्रा लोग आ गए, हीटिंग ज्यादा हो रही है, कूलिंग की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो आरपीएम फिर से बढ़ा दिए जाएंगे कंप्रेसर के। ये पूरा एक कंट्रोल सर्किट जो है उसमें इनबिल्ट रहता है जिसकी मदद से ये होता रहता है। तो इन्वर्टर एसी में हमारा जो कंप्रेसर है वो ऑन ऑफ नहीं होता है, वो एक कांस्टेंट, एक कंटिन्यूअसली एक आरपीएम पे रन करता रहता है जिससे कि रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस जैसे हमने माना था या जो भी हमारा
रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जो भी हम सेट करेंगे उस पर चलता रहेगा। दिस इज अचीव्ड बाय वेरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इनपुट। तो ये हम करते कैसे हैं? तो ऐसे केस में एक तो हमारा तरीका होता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आती हैं जो हम मोटर रन करने के लिए यूज कर सकते हैं। उसमें जो हमारी एसी पावर आती है उसको डीसी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी जाती है, कम ज्यादा हम वहां पे कर सकते हैं। सो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की मदद से हम कंप्रेसर के आरपीएम कम ज्यादा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अभी हमने डिस्कस किया इन्वर्टर और जो रेगुलर एसी है उसमें क्या फर्क होता है, तो डेफिनेटली इन्वर्टर एसी में हमें कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं। सो एडवांटेज क्या है? द मेजर एडवांटेज इज दैट इट हाइडली रिड्यूसेस द पावर कंजप्शन। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जो हमारा कंप्रेसर है वो कम आरपीएम पे इन्वर्टर एसी के केस में चलते रहता है, यानी कि वो फुल पावर नहीं कंज्यूम कर रहा है, एक मिनिमम पावर लेके और टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पावर की रिक्वायरमेंट है बहुत कम हो जाती है। और जैसे कि हमारा जो एसी का कंप्रेसर है बार बार ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, तो जो इनिशियल रशिंग करंट होता है वो भी उस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। ये आप समझ सकते हैं कि जब हम जैसे इनिशियली मोटर या इस तरह का कोई भी डिवाइस जनरेट चलता है तो शुरू में बहुत ज्यादा करंट वो ड्रॉ करता है, तो वो ऑन ऑफ की कंडीशन में हर बार हर कुछ समय के बाद में होगा, जबकि वो इन्वर्टर एसी की केसेस में नहीं है। एज कंप्रेसर इज नॉट स्विच्ड ऑन एंड ऑफ कंटिन्यूअसली इट मेक्स लेसर नॉइज। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब हमारा कंप्रेसर है वो लगातार ऑन ऑफ नहीं होगा, एक मिनिमम आरपीएम पे चलता रहेगा, तो हमारा नॉइज भी कम जनरेट होगा। जबकि जो हमारा नॉर्मल एसी के केस में बार बार कंप्रेसर के ऑन ऑफ होने की आवाज आपको आती रहती है। एज इट मेंटेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग स्लीप। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जो इन्वर्टर एसी है उसमें टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन किया जाता है कांस्टेंट, जबकि जो रेगुलर एसी है उसमें एक रेंज होती है, वो एक फिक्स टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता है, वो एक रेंज में वर्क करता है। मान लीजिए आपने 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो रेगुलर एसी 23 से 25 तक या 26 के बीच में टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जबकि इन्वर्टर एसी में कोशिश की जाएगी कि जो 24 डिग्री सेल्सियस है उसी पर टेम्परेचर मेंटेन रहे। सो ऐसे में ये ज्यादा कंफर्टेबल है, स्पेशली जब हम सोते हैं। बट फ्रेंड्स, इन्वर्टर एसी के कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। सो द फर्स्ट इज दीज आर एक्सपेंसिव इन कंपेरिजन टू रेगुलर स्प्लिट एसी एंड विंडो एसी, बट इन लॉन्ग रन इट सेव्स मनी बाय सेविंग पावर। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने हाल फिलहाल में एसी खरीदा होगा या आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो जो इन्वर्टर एसी है वो नॉर्मल स्प्लिट एसी या विंडो एसी के मुकाबले 5 से 6 या 10,000 तक भी, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड, वो महंगा होता है। और कैपेसिटी पे भी, अगर आप 1 टन का ले रहे हैं तो डिफरेंस कम होगा, 3 टन का ले रहे हैं तो डिफरेंस ज्यादा होगा, 5 टन का लेंगे तो डिफरेंस और भी कहीं ज्यादा होगा। लेकिन क्योंकि इन्वर्टर एसी हमारा जो पावर है उसको सेव करता है, तो अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो हमारा मनी बैक एक तरीके से हो जाती है, जो हमारी 1 साल से 2 साल या 3 साल में, डिपेंडिंग ऑन द यूजेस। अगर आप इन्वर्टर को बहुत ज्यादा, एसी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मान लीजिए 24 घंटे ही एसी चलता है, तो आपका 6 महीने में भी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसकी सेविंग हो जाएगी। अगर आप कम करते हैं तो ये समय ज्यादा हो सकता है, 2 साल में या 3 साल में आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसकी सेविंग होगी। दूसरा है मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर, क्योंकि इसमें कुछ एडवांस सेंसर लगे होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो इन्वर्टर एसी का जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। फ्रेंड, नेक्स्ट इज ऑटो डिफ्रोस्टिंग। सो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अगर मैं फ्रेंड्स आपको याद करना, मतलब थोड़ा बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में पुराना फ्रिज कोई होगा तो आप देखेंगे कि जो फ्रीजर सबसे ऊपर रहता है उसमें बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, और जो उसको निकालना और तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उस जो बर्फ जमती है उसी को हम बोलते हैं फ्रोस्टिंग। और उसको, उस बर्फ को पिघलाने के लिए हम क्या करते हैं जनरली, जो फ्रीज है उसको कुछ समय समय पर थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो वो बर्फ फ्रीजर में जमती है वो अपने आप पिघल जाती है। इसको हम बोलते हैं डीफ्रोस्टिंग। सो टर्म आया, हमने फ्रोस्टिंग के बारे में बात किया कि जो आइस जमता है
फ्रीजर में, क्योंकि फ्रीजर सबसे ठंडा वाला हिस्सा होता है रेफ्रिजरेटर में, तो वहां पे हवा जब उसके कांटेक्ट में आती है, वहां पे हमारी इवेपोरेटर की कॉइल्स भी होती हैं, अगर आपने देखी हो फ्रीजर के बाहर में कॉइल्स लगी हुई दिखती हैं, जो पुरानी एसी पुरानी रेफ्रिजरेटर हैं, नए वालों में तो नहीं आती, सब कुछ कवर्ड होता है, तो उसको हम फ्रोस्टिंग कहते हैं। और उसको उस आइस को पिघलाने के लिए हम जो बीच बीच में फ्रीज को बंद कर देते हैं, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं डीफ्रोस्टिंग। अब ऑटो डिफ्रोस्टिंग क्या है? ऑटो डिफ्रोस्टिंग है कि अगर हमको वो जो डिफ्रोस्टिंग करने की प्रक्रिया है वो मैनुअली ना करके हमको फ्रीज को बंद ना करना पड़े, वो अपने आप फ्रीज में ही इनबिल्ट ऐसा सेंसर और कंट्रोल पैनल लगा हो कि वो खुद ही करता रहे, तो उसको हम बोलते हैं ऑटो डिफ्रोस्टिंग। सो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रोस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और रिमूविंग द आइस फ्रॉम द सरफेस ऑफ कूलिंग कॉइल। तो जैसे मैंने बताया कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर का सबसे ठंडा वाला पार्ट है, जहां पे इवेपोरेटर की कॉइल आती है फ्रीजर, उसमें जो आइस है वो जम जाता है, उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिफ्रोस्टिंग। अब ये आइस वहां पे जमता क्यों है? क्योंकि हम फ्रेंड्स रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो जो बाहर की हवा है वो उसमें अंदर जाती है, और जैसे ही हम दरवाजा बंद करते हैं तो हवा अंदर एंट्रैप हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, जो बाहर की हवा जाएगी उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर भी होगा, तो वो जब एयर ऊपर फ्रीजर में कूलिंग कॉइल्स के कांटेक्ट में आती है तो उसमें जो वाटर वेपर होते हैं वो पहले कंडेंस होते हैं और उसके बाद फ्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आइस की एक लेयर जम जाती है। प्रॉब्लम ऑफ आइस फॉर्मेशन इज फेस्ड इन द सिस्टम वेयर फ्रेश एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द कूलिंग कॉइल, जैसे कि मैंने अभी बताया। If the dPt of cooling coil is lower than water freezing temperature, then the vapor in the air get freezed over cooling coil. ये हमने साइकोमेट्रिक में काफी डिटेल में डिस्कस किया है, जो वीडियोस हमने साइकोमेट्री पे बनाई है, कि अगर एयर का को हम उसके ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से नीचे तक कूल कर दें तो जो उसमें वाटर वेपर है वो फ्रीज हो जाता है। और ये फ्रीज कहाँ होगा? कूलिंग कॉइल पे, क्योंकि वो हमारा इवेपोरेटर की जो कूलिंग कॉइल है वो सबसे ज्यादा ठंडा पार्ट है रेफ्रिजरेटर का, और पुराने वाले रेफ्रिजरेटर में वो हमको दिखती थी, वो बाहर ही होती थी, तो उसमें ये प्रॉब्लम ज्यादा है। फॉर्मेशन ऑफ आइस रिड्यूसेस द हीट ट्रांसफर बिटवीन एयर एंड कूलिंग कॉइल। सो जाहिर सी बात है, जो हमारा आइस है उसकी जो हीट कंडक्टिविटी है वो बहुत ही पुअर होती है, तो वो क्या करता है, वो एक बैरियर का काम करता है कूलिंग कॉइल में और एयर के बीच में, और जिसकी वजह से रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूरी कूलिंग रेफ्रिजरेटर में किससे हो रही है? एयर के मूवमेंट से। जो एयर है वो रेफ्रिजरेटर में जाके ठंडी होती है, ठंडी होके वो अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ आती है और पूरे रेफ्रिजरेटर को ठंडा करती है, और साथ ही जो नीचे की गर्म हवा है वो वापस से ऊपर रेफ्रिजरेटर में जाती है। सो जब कूलिंग कॉइल और एयर के बीच में आइस की फॉर्मेशन हो जाती है तो हमारा ये जो हीट ट्रांसफर है वो कम हो जाता है और ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। दिस लीड्स टू ऑपरेशन ऑफ कंप्रेसर एट लोअर सक्शन प्रेशर विच रिड्यूसेस सीओपी ऑफ द सिस्टम। सो ऐसे क्या होगा फ्रेंड्स, इवेपोरेटर में हीट जाएगी नहीं, क्योंकि एयर उसके कांटेक्ट में प्रॉपर्ली आ रही नहीं है, तो जो इवेपोरेटर के थ्रू जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है वो वेपोराइज होगा नहीं प्रॉपर्ली, उसके पास हीट जाएगी नहीं और वो वेपोराइज नहीं होगा। तो क्या होगा कि जो कंप्रेसर है उसको सफिशिएंट वेपर मिलेगा नहीं, और उससे क्या होगा कि प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा कंप्रेसर के इनलेट पे। और हमने ये पहले डिस्कस किया है कि अगर हम इवेपोरेटर प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं तो हमारा जो सीओपी है वो हमारे सीओपी का रिडक्शन हो जाता है, सीओपी हमारी कम हो जाती है, मतलब कि सेम कूलिंग के लिए हमें ज्यादा पावर यूज करनी पड़ेगी। Therefore, manual defrosting procedure is performed periodically on refrigerator or freezers to maintain the operating efficiency. ये भी हम अभी मैंने बताया कि इसको अवॉइड करने के लिए जो पुराने रेफ्रिजरेटर्स हैं जिसमें ऑटो डिफ्रोस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, वहां पे मैनुअल डिफ्रोस्टिंग की जाती है। कुछ समय के लिए रेफ्रिजरेटर को या फ्रीजर को बंद कर दिया जाता है, जिससे अंदर का टेम्परेचर बढ़ता है और वो आइस पूरी तरह से मेल्ट होके पानी बन जाती है और ड्रेन के थ्रू बाहर आ जाती है। दिस पीरियड मेनली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इवेपोरेटर, मेथड ऑफ डिफ्रोस्टिंग। तो ये हमको जो कितनी दिनों में मतलब डिफ्रोस्टिंग करनी चाहिए मैनुअली, ये डिपेंड करता है कि हमारा इवेपोरेटर का कैसे टाइप का है या फिर हम डिफ्रोस्टिंग कैसे करते हैं। फॉर बेयर ट्यूब इवेपोरेटर्स यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट्स एंड ब्रेवरीज,
आर डिफ्रोस्टेड वंस और ट्वाइस इन द मंथ। तो जहां पे हमारे इवेपोरेटर नॉर्मल ट्यूब के मतलब खाली ट्यूब है उसके बने होते हैं, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में होते हैं या ब्रेवरीज होती हैं जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स या इस तरह के जो लिक्विड कंज्यूमेबल्स हैं वो बनते हैं, वहां पे बेयर ट्यूब इवेपोरेटर यूज करते हैं कि ट्यूब के ऊपर कुछ नहीं होता है। वहां पे मंथ में 1 या 2 बार इसको ये प्रोसेस किया जाता है। वाइल फॉर फिन्ड कोयल इवेपोरेटर्स इट इज ऑन आर्ली बेसिस। अब अगर हम जो ट्यूब के ऊपर फिन लगा देते हैं, फिन हमारे लगाने का पर्पस होता है कि जो हीट ट्रांसफर एरिया है वो बढ़ जाए, जिससे हमारी हीट ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो। लेकिन इससे क्या होता है कि जो फिन्स इतने पास पास लगे होते हैं उनके बीच में वेपर वाटर वेपर का कंडेंस और फ्रीज होना ज्यादा आसान हो जाता है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे फिन्ड कोयल इवेपोरेटर यूज किए जाते हैं वहां पे बहुत ही फ्रीक्वेंटली डिफ्रोस्टिंग की जाती है। ये जो है आर्ली बेसिस पे भी हो सकती है। Latest equipments are coming with automatic defrosting, often called frost free, and do not require manual defrosting. तो जो आजकल के इक्विपमेंट आ रहे हैं, जनरली अगर आप फ्रीज खरीदने जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि वो बताएगा कि ये फ्रोस्ट फ्री है फ्रिज है। तो उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक डिफ्रोस्टिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। इनबिल्ट ही कंट्रोल पैनल में ही इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि सेंसर की मदद से जब भी जरूरत होती है अपने आप पावर कट हो जाती है और ऑटो डिफ्रोस्टिंग का प्रोसेस रेफ्रिजरेटर में हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ऑटो डिफ्रोस्टिंग जनरली 2 टाइप की होती है। पहला है प्रेशर ऑपरेटेड डिफ्रोस्ट। इन दिस मेथड स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ सिस्टम फॉर डिफ्रोस्टिंग इज डन ऑटोमेटिकली एज पर चेंज इन प्रेशर इन द इवेपोरेटर। सो जाहिर सी बात है ये ऑटो डिफ्रोस्टिंग है, तो इसमें जो ऑन ऑफ करना है सिस्टम को वो ऑटोमेटिकली हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन प्रेशर इन इवेपोरेटर। तो इसका जो पैरामीटर है जिसके ऊपर ये वर्क करता है वो है प्रेशर इन इवेपोरेटर। एज वी नो, ड्यू टू फ्रोस्टिंग हीट ट्रांसफर इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली लीडिंग टू रिडक्शन इन वेपोराइजेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर फ्रोस्टिंग हो जाएगी, आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी कूलिंग कॉइल के ऊपर, तो हीट ट्रांसफर कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है कूलिंग कॉइल में उसका वेपोराइजेशन ठीक से नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, ड्यू टू दिस सक्शन प्रेशर एट कंप्रेसर रिड्यूसेस। तो जो हमारा कंप्रेसर है उसके इनलेट पे वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। व्हेन प्रेशर फॉल्स टू ए प्रीडिटरमाइंड वैल्यू द प्रेशर कंट्रोल स्विच एक्टिवेट्स एंड कंप्रेसर इज स्टॉप्ड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक प्रेशर कंट्रोल स्विच लगा होता है जो सेंस करता रहता है प्रेशर को एट द इनलेट ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर के इनलेट पे वो प्रेशर कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। जैसे ही एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू पहले से ही सेट होती है पैनल में, कंट्रोल पैनल में, अगर उससे नीचे प्रेशर फॉल करता है, उससे नीचे प्रेशर गिरता है, तो इमीडिएटली जो हमारा कंट्रोल स्विच है वो सिग्नल देता है, पावर कट हो जाती है और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर से कंप्रेस होकर रेफ्रिजरेंट निकलेगा, कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर में वो कूल होगा, उसके बाद रिसीवर में जाएगा, वहां से एक्सपेंशन वाल्व में एक्सपेंड होगा और जाएगा इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर के बाद वो वापस से आएगा हमारे कंप्रेसर के इनलेट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनलेट है वहां पे एक उसका एक सेंसर लगा हुआ है जिसको यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल स्विच बोला हुआ है। ये एक तरफ से सेंस कर रहा है इनलेट पे प्रेशर और दूसरी तरफ ये कंट्रोल कर रहा है सप्लाई लाइन को। इस सप्लाई लाइन के बीच में लगा हुआ है और सेंसिंग कहाँ पे कर रहा है, कंप्रेसर के इनलेट पे। तो जैसे ही कंप्रेसर के इनलेट पे यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप होगा तो ये प्रेशर जो स्विच है ये उसको सेंस करेगा और यहां से ये पावर को कट कर देगा। और जैसे ये पावर कट होगी तो ये जो मोटर को पावर आ रही है ये नहीं मिलेगी और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, कंप्रेसर बंद हो गया, पूरा कूलिंग साइकिल बंद हो गया, तो रेफ्रिजरेंट रन नहीं करेगा और धीरे धीरे रेफ्रिजरेटर के अंदर या फ्रीजर के अंदर में टेम्परेचर बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिफ्रोस्टिंग हो जाएगी। और उसके बाद इसमें एक टाइमर सेट होता है जिस टाइम के बाद में ये स्विच वापस से क्लोज हो जाता है और पावर सप्लाई रेस्टोर हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, दूसरा है टेम्परेचर ऑपरेटेड डिफ्रोस्ट। ये बिल्कुल सिमिलर है जो हमारा प्रेशर ऑपरेटेड डिफ्रोस्ट है, बस फर्क इतना है कि वहां पे हम प्रेशर को सेंस करते हैं, यहाँ पे हम टेम्परेचर को सेंस करते हैं। In this method, starting and stopping of system for defrosting is done automatically as per the change in temperature in evaporator. तो यहाँ पे हम evaporator में जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो उसको मेजर करते हैं और उसके बेसिस पे जो कंट्रोल स्विच है वो डिसाइड करता है कि कब उसको डिफ्रोस्टिंग करनी है। एज वी नो, ड्यू टू फ्रोस्टिंग हीट ट्रांसफर इज रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली लीडिंग टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इन द इवेपोरेटर चैम्बर। तो जब हमारी फ्रोस्टिंग हो जाएगी इवेपोरेटर चैम्बर में या फिर फ्रीजर में, तो जैसे बताया हीट ट्रांसफर नहीं होगा, तो जो अंदर की एयर है वो गर्म होती जाएगी। तो पहले से ही प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर पे जैसे ही वो एयर पहुंचेगी तो हमारा जो यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल स्विच है आप देख सकते हैं ये एक्टिवेट हो जाएगा और पावर सप्लाई को कट कर देगा। When temperature increases to a predetermined value, the temperature control switch activates and compressor is stopped. तो यहाँ पे भी वही होता है, ये हमारा कंप्रेसर है जहां से रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होके गया कंडेंसर में कूल हुआ, उसके बाद रिसीवर में, देन का एक्सपेंशन वाल्व में उसका एक्सपेंशन हुआ और इवेपोरेटर में गया। इवेपोरेटर से वो जाएगा वापस कंप्रेसर में। तो इवेपोरेटर में ही हमारा एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, थर्मोस्टेट जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। जैसे ही इवेपोरेटर में टेम्परेचर बढ़ेगा और वो एक प्री डिटरमाइंड वैल्यू जो पहले से ही कंट्रोल पैनल में सेट है वहां तक पहुंचेगा, तो ये टेम्परेचर ऑपरेटेड जो कंट्रोल स्विच है ये एक्टिवेट हो जाएगा और पावर सप्लाई को कट कर देगा। पावर सप्लाई कट हो जाएगी, मोटर बंद हो जाएगा और हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। अगेन जो कंट्रोल पैनल में प्री डिटरमाइंड टाइम है उतने टाइम तक ये पूरा सिस्टम बंद रहेगा और डिफ्रोस्टिंग हो जाएगी और उसके बाद वापस से पूरा सिस्टम रेस्टोर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, एडवांटेज क्या है ऑटो डिफ्रोस्टिंग के और डिसएडवांटेज क्या है। सो पहले देखते हैं एडवांटेज। एज डिफ्रोस्टिंग इज डन ऑटोमेटिकली दिस रिड्यूसेस द पावर कंजप्शन। सो अब ये पावर कंजप्शन पे इफेक्ट कैसे डालता है, जैसे हमने पहले बताया कि अगर इवेपोरेटर में आइस की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हीट ट्रांसफर कम हो जाएगा, यानी कि हमें सेम कूलिंग लोड के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब मैनुअली में तो ये हो गया, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत है तो पर्सन डिपेंडेंट हो गया कि कभी किसी ने 2 दिन में कर लिया, किसी ने 4 दिन में किया, किसी को याद नहीं आया तो उसने हफ्ते भर नहीं किया, यानी कि वो हफ्ते भर फ्रोस्टिंग के साथ ही पूरा सिस्टम चलता रहा और ज्यादा पावर कंजप्शन होती रही। लेकिन अगर हम ऑटो डिफ्रोस्टिंग यूज करते हैं तो वहां पे प्री डिटरमाइंड प्री सेट पहले से वैल्यूज हैं कि प्रेशर इतने तक पहुंचेगा, ड्रॉप होगा तो डिफ्रोस्टिंग होनी है, टेम्परेचर इवेपोरेटर में इतना तक बढ़ गया तो डिफ्रोस्टिंग होनी है। तो किसी की मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, तो हमारा पावर कंजप्शन इसमें कम होता है। दूसरा है फ्रोजन फूड डू नॉट स्टिक टुगेदर। आप देखेंगे फ्रीजर में बहुत ज्यादा जो फ्रोस्टिंग हो जाती है, बर्फ जम जाता है, तो हमारा जो फूड हमने या और कोई भी चीज उसमें रखी हो जाती है तो वो सब आपस में चिपक जाती है। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स भी ऑटो डिफ्रोस्टिंग में अवॉइड हो जाती है। तो अभी डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं ऑटो डिफ्रोस्टिंग के। सो इट इज एक्सपेंसिव एज इट इंक्लूड डिफरेंट ऑटोमेटिक कंट्रोल्स, हीटिंग एलिमेंट्स, थर्मल कट ऑफ सेफ्टी एक्सेट्रा। सो कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि डिफ्रोस्टिंग के टाइम पे एक हीटिंग एलिमेंट भी यूज किया जाता है जिससे कि हमारी जो डिफ्रोस्टिंग का टाइम है उसको कम किया जा सके। हीटिंग एलिमेंट से फटाफट हीट किया जाता है इवेपोरेटर का एरिया और जो आइस फॉर्म हुई है उसको रिमूव कर दिया जाता है। सो इतने सारे जब हम उसमें ऑटोमेटिक कंट्रोल्स और एलिमेंट्स लगाएंगे तो डेफिनेटली उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। तो ऑटो डिफ्रोस्टिंग वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी प्राइस नॉर्मल इक्विपमेंट से थोड़ी ज्यादा होती है। ऑटो डिफ्रोस्टिंग मे नॉट बी फुल्ली इफेक्टिव ड्यूरिंग ह्यूमिड कंडीशंस और फ्रीक्वेंट डोर ओपनिंग्स। अब जैसे कि हमने बताया कि जो ऑटो डिफ्रोस्टिंग है वो जनरली टाइम बेस्ड होती है कि वो इतने समय तक ही सिस्टम बंद रह सकता है। मान लीजिए वो 5 मिनट के लिए है या 10 मिनट के लिए। लेकिन जब हमारी कंडीशंस ह्यूमिड होती है, यानी कि हवा में बहुत सारा वेपर है, तो वेपर ज्यादा है तो इसका मतलब अंदर में जो आइस फॉर्मेशन है वो भी ज्यादा होगी। या फिर अगर हम किसी जगह पे फ्रिज को बार बार खोला जा रहा है या रेफ्रिजरेटर को बार बार खोला जा रहा है तो एयर का इंटरेक्शन ज्यादा है, यानी कि आइस फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि जो टाइम डिफ्रोस्टिंग का सिस्टम में पहले से ही सेट है
वो सफिशिएंट ना हो पूरी तरह से डिफ्रोस्ट करने के लिए। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। So friends, next is blast cooling. Blast cooling is also known as blast chilling. Is a method of quickly cooling the food quickly to a lower temperature, and device is called blast chiller. So blast cooling, जिसको हम blast chilling भी बोलते हैं, ये एक मेथड है फूड को बहुत ही जल्दी से ठंडा करने का। बहुत ही लो टेम्परेचर तक उसको ठंडा किया जाता है बहुत ही जल्दी, और इस डिवाइस को हम बोलते हैं ब्लास्ट चिलर। दिस मेथड ग्रेटली रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ये जो तरीका है फूड को इमिडिएटली ठंडा करने का, इससे हमारा जो खाना होता है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ की, जो बैक्टीरिया के बढ़ने की जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। इट हैज बीन फाउंड दैट जनरली बैक्टीरिया मल्टीप्लाई फास्ट बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 68 डिग्री सेल्सियस। ये ऐसा रिसर्च में या कुछ इस तरह से हमने पाया गया है कि जो बैक्टीरिया है वो जनरली 8 डिग्री सेल्सियस से 68 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। Therefore, by cooling the cooked food from 70 degree Celsius to 3 degree Celsius or below within 1.5 hours, the food is considered safe for storage and later consumption. तो क्या करते हैं, जो कुक्ड फूड होता है मान लीजिए कि 70 डिग्री सेल्सियस एंड अबव है, तो उसे कूल कर दिया जाता है 3 डिग्री सेल्सियस तक या फिर उससे भी कम 1.5 घंटे के अंदर, यानी कि बहुत ही ज्यादा फास्ट कूलिंग की जाती है और उसको 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक कूल कर दिया जाता है। तो ऐसा करने से जो हमारा फूड है उसको सेफ माना जाता है स्टोरेज करने के लिए और बाद में उसको यूज करने के लिए। दिस मेथड इज यूज्ड इन फूड केटरिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ इंस्टेंट फूड। तो ये जनरली आप देखेंगे कि जो हमारे फूड केटरिंग का जो बिजनेस है उसमें ये यूज किया जाता है, और साथ ही जो इंस्टेंट फूड्स आते हैं, आपने देखे होंगे कि आजकल रेडीमेड पॉप्स आते हैं और फिंगर फ्राइज आती हैं, पोटैटो फ्राइज आते हैं, पोटैटो फिंगर्स आती हैं, तो वो सब बहुत ही लो टेम्परेचर पे रखा जाता है और उन पे लिखा भी होता है कि यू हैव टू स्टोर इट इन रेफ्रिजरेटेड एंड कूल प्लेस ओनली। तो वो सब जो है इसी तरीके से ब्लास्ट कूलिंग या ब्लास्ट चिलिंग की मदद से ही रखे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ब्लास्ट चिलिंग के फायदे क्या क्या हैं? पहला है इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फूड क्वालिटी एज कुक्ड फूड क्विकली लूज देयर कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ इवन ड्यूरिंग नॉर्मल कुकिंग प्रोसेस। तो ये जो है हमारा जो फूड क्वालिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली कूलिंग करते हैं फूड की तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो खराब हो जाता है, जो कि अवॉइड हम उसको अवॉइड कर सकते हैं ब्लास्ट चिलर में या फिर ब्लास्ट कूलिंग करके। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय प्रिवेंटिंग नेचुरल इवेपोरेशन। अगर हम किसी भी फूड को या प्रोडक्ट को नॉर्मल रूम में रखेंगे और बाहर की जो हवा है वो ड्राई है, हॉट है, तो क्या होगा कि वो जो फूड का जो या प्रोडक्ट का जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम उसको ब्लास्ट कूलिंग कर सकते हैं, जिससे कि वो एकदम से ठंडा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और उसकी जो क्या है जो मॉइस्चर है वो रिटेन करेगा। और इट थर्ड है इट हेल्प्स इन अचीविंग फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जो हमारे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है उसको अचीव करने में ब्लास्ट चिलर हमारी मदद करता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो हम यूज करते हैं वो है स्टार रेटिंग। ये भी आपने जनरली सभी लोगों को मालूम होगा, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आजकल लेने जाते हैं, जैसे टीवी हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, फैन में भी आजकल आने लगा है, एसी रेफ्रिजरेटर में तो आता ही है। रेफ्रिजरेटर के ऊपर में आप देखेंगे एक स्टिकर लगा होता है जिसमें स्टार्स बने होते हैं, तो दैट इज नोन एज स्टार रेटिंग। So nowadays we see that most of the electric equipments, that is TV, transformer, fan, AC, refrigerator, etc. comes with a star rating varying from 1 to 5 star। तो आपने देखा होगा कि टीवी, ट्रांसफार्मर, फैन, एसी, रेफ्रिजरेटर, इन सब पे एक स्टार रेटिंग का लेबल लगा होता है जिसमें 1 से लेके 5 स्टार की रेटिंग दी जाती है।
दिस स्टार रेटिंग इज गिवन बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि बीईई। इट इज एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी है बीईई, जिसको ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बोलते हैं, वो ये स्टार रेटिंग देती है। और ये स्टार रेटिंग फ्रेंड्स रिवाइज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि जिस इक्विपमेंट को आज स्टार रेटिंग 5 है तो हमेशा के लिए 5 हो गया। नहीं, अगर अगले साल हमारी जो बीई है उसने अपने स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर दिया तो ऐसा हो सकता है कि जो इक्विपमेंट आज 5 स्टार रेटिंग है वो अगले साल 3 स्टार रेटिंग हो। तो ये स्टार रेटिंग चेंज होती रहती है, ये फिक्स्ड नहीं है। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता है, जैसे जैसे जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हो जाती हैं, तो जो स्टार रेटिंग है वो भी चेंज होती रहती है। स्टार रेटिंग इज अ मेजर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ एन अप्लायंस, हायर द रेटिंग लोअर इज द एनर्जी कंजम्पशन। तो स्टार रेटिंग हमें क्या बताता है? स्टार रेटिंग हमें बताता है इक्विपमेंट की एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे जैसे ज्यादा स्टार होंगे उतना ही कम एफिशिएंसी कम एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, यानी कि वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी। सो हमें ज्यादा स्टार रेटिंग वाले इक्विपमेंट्स प्रीफर करने चाहिए। As star rating increases, cost of equipment also increase, but in long run it will save money by saving the electricity. जाहिर सी बात है कि जितने भी हायर स्टार रेटिंग का इक्विपमेंट आप लेने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ती है। जैसे जैसे स्टार रेटिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ेगी। बट क्योंकि जैसे जितना हायर स्टार रेटिंग का इक्विपमेंट होगा वो उतना ही ज्यादा हमारी बिजली भी सेव करेगा, तो जो एक्स्ट्रा मनी हम पे कर रहे हैं उस इक्विपमेंट के लिए वो हमारी कुछ ही समय में वापस आ जाएगी। साथ ही it also help to protect the environment through energy efficient practices। साथ ही जो हमारा एनवायरमेंट है उसको ये बचाने में मदद करता है, क्योंकि अगर हम कम एनर्जी कंज्यूम करेंगे सेम वर्क करने के लिए तो हमें सेम एनर्जी सेम पावर जनरेशन भी कम करनी पड़ेगी। और हम पावर जनरेशन के लिए क्या यूज करते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। तो अगर हम फॉसिल फ्यूल्स कम यूज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा एनवायरमेंट भी इम्पैक्ट कम होगा, हमारा जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो भी कम होंगे, साथ ही हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका इमिशन भी कम होगा। तो ये इम्पैक्ट करता है एनवायरनमेंट को डायरेक्टली। तो जितना ज्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट हम यूज करेंगे उतना ही कम इफेक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट पे। According to a calculation, a 3-star rating refrigerator will consume up to 44% less electricity in comparison to no star refrigerator। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है। एक जो 3-स्टार रेटिंग रेफ्रिजरेटर है ऑलमोस्ट 44% तक कम बिजली कंज्यूम करेगा, जो कि नॉर्मल यानी कि नो स्टार रेफ्रिजरेटर के कंपेरिजन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एक एसी का भी चार्ट आपको दिखाया है, जिसमें है कि हमारा 1.5 टन का एसी है। जो हमारी आउटपुट है, जो कूलिंग कैपेसिटी है एसी की, वो है 1.5 टन, यानी कि वॉट्स में अगर उसको कन्वर्ट करें तो 1 टन होता है 3.5 किलोवाट के बराबर, और 1.5 टन हो जाएगा हमारा 5275 यानी कि 5275 वॉट या 5.275 किलोवाट। अगर एक 1 स्टार की रेटिंग का है तो वो यूज करेगा, इनपुट उसको कितना चाहिए? 1954 वॉट। तो ये हमारी जो मिनिमम एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है वो है W/W, यानी कि आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। तो जब हम इस वैल्यू को 5275 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.7। जैसे हम स्टार रेटिंग बढ़ाते हैं, हमारी स्टार रेटिंग 2 हो गई तो हमारी देखिए जो इनपुट जो वोल्टेज है वो कम हो गई। अभी हमको सिर्फ चाहिए 1818 और हमारी EER की वैल्यू बढ़ गई। 3 स्टार में जाएंगे तो ये फर्दर और कम हो जाएगी, इनपुट हमारा 1702, और हमने यहाँ पे जो आउटपुट है हमारा वो हमने सेम रखा हुआ है, तो हमारे कंपैरिजन हम आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही हम इसको बढ़ाएंगे। फाइनली हम अगर 5 स्टार रेटिंग का अगर एसी हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ 1507 वॉट की जरूरत होगी, जबकि हमको जो 1 स्टार है उसके लिए 1954 की जरूरत है। और हमारा देखिए EER यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग है वो भी 2.7 से इंक्रीज होकर 3.5 हो गया। तो ऑलमोस्ट आपका आधे किलोवाट की जो एनर्जी है वो आप सेव कर रहे हैं अगर आप 5 स्टार रेटिंग का एसी यूज कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू 1 स्टार रेटिंग। और अगर 0 स्टार रेटिंग एसी से कंपेयर करेंगे तो ये और भी ज्यादा फर्क और भी ज्यादा होगा। ये फ्रेंड्स है रेफ्रिजरेटर पे आपने कुछ इस तरह के लेबल्स देखे होंगे। तो आप ये देखिए कि इधर एक लेबल दे रखा है जिसमें ये सिर्फ 2 स्टार रेफ्रिजरेटर का लेबल है, और यहाँ पे ये
4 स्टार रेफ्रिजरेटर है उसका लेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो यूनिट्स पर ईयर है, एक साल में ये 680 यूनिट यूज करेगा, जबकि जो 4 स्टार वाला है वो 580 यूनिट यूज करेगा। तो आपकी ये 100 यूनिट आपकी बच जाएंगी पूरे साल में। तो ये आप देख सकते हैं, अगर इसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये समवॉट आपका जो मिलेगा, इसको कैलकुलेट हम कर सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 680, तो ये है अराउंड 15% की जो पावर सेविंग जो है हमें मिल रही है, अगर हम 2 स्टार की जगह में 4 स्टार का एसी सॉरी रेफ्रिजरेटर अगर हम यूज करेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके साथ हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन को प्रेस करें एंड स्टे ट्यून। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।